बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये सुबह का वक्त है जब आप ये वीलॉग देख रहे हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है कि पंजाब में लाइटें बंद रहीं रात भर। ख़ास तौर पे रावलपिंडी में जो है वो मुकम्मल तौर पे लाइटें बंद करवाई गई। साहिवाल के अंदर एमरजेंसी थी, ओकाड़ा के अंदर एमरजेंसी थी, उसके अलावा लाहौर के अंदर, कसूर के अंदर बहुत सारी जगहों पे ऐलानात भी किए गए। और जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, गंडा सिंह का इलाका है या दीगर कुछ एरियाज़ हैं, यहाँ पे इवन सियालकोट के अंदर भी, गुजरावाला के अंदर भी एक वाक़या भी रिपोर्ट हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन ओवरऑल एक जंग के खौफ की फ़िज़ा है। पाकिस्तानी वैसे जंग से खौफज़दा तो नहीं होते, लेकिन ये ख़तरा तो मौजूद है जंग का। रावलपिंडी में जितनी भी रेजिडेंशियल सोसाइटियाँ हैं वहाँ पर लाइटें बहुत ज़्यादा होती हैं और वहाँ पर स्पेशली अहकामात जारी किए गए थे। बहुत सारे इलाकों में बिजली को बंद किया गया और ये भी कहा गया कि लोग खुद से भी अपनी बिजली बंद रखें। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी बंद रखी गई, रोड्स के ऊपर जो लाइट्स हैं वो भी बंद रखी गई और लोगों को मसाजिद में ऐलान करके ये कहा गया कि आप अपने अपने घरों की लाइटें बंद रखें। जबकि अडियाला जेल के आसपास के इलाकों में भी लाइटें बंद रखी गई हैं। दो बड़ी इम्पॉर्टेंट जगह हैं यहाँ रावलपिंडी में। जब आप रावलपिंडी की बात करते हैं तो वहाँ पर दो जगह हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो GHQ है और दूसरी अडियाला जेल है। अडियाला जेल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी उस जेल के अंदर बंद है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जिसके नाम के ऊपर लोग सबसे ज़्यादा वोट देते हैं, वो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी आवाज़ है, वो इस वक्त अडियाला जेल में बंद है। जबकि GHQ इसलिए कि पाकिस्तान का दिफाई नुक्ता नज़र से वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और GHQ में भी जो है वो क्योंकि रावलपिंडी में है तो इस हवाले से उसकी हसासियत है। अब इंडिया के अंदर भी इसी किस्म की सूरत हाल थी। इंडिया में जो है वो अमृतसर के इलाके से रिपोर्ट हुआ कि पूरे अमृतसर में एक ब्लैकआउट था। अब ये वो एरिया है जहाँ पे सिख कम्युनिटी रहती है। इंडिया में जो सिख कम्युनिटी है वो वहाँ रहती है। खालिस्तान के हवाले से जो आवाज़ें उठती हैं वो मशरकी पंजाब से उठती हैं क्योंकि वहाँ पे सिख बरादरी की अक्सरियत है। सिखों का जो मजहबी मुकामात हैं वो पाकिस्तान में हैं और सिख जो है वो अलग मुल्क बनाने के लिए अक्सर औकात जो है वो उनकी खालिस्तान के हवाले से आवाज़ें उठती हैं और वो कनाडा के अंदर भी मौजूद हैं, बरतानिया में भी मौजूद हैं, अमेरिका में भी मौजूद हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, और इंडिया के अंदर भी उनकी तहरीक चलती रहती है। इस हवाले से वो वक्तन फ़वक्तन कभी रेफरेंडम करवाते हैं कि अलग मुल्क बनाया जाए, कभी कोई और चीज़ करते हैं। तो सिखों ने अपनी इकॉनमी भी बेहतर की है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से इंडिया ने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान जो है वो अमृतसर पर अटैक कर सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ऐसे एरिया पे अटैक करेगा जहाँ पे सिख कम्युनिटी रहती हो या सिविलियंस को वहाँ पे नुकसान पहुँचाया जाए। पाकिस्तान मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला कर सकता है। उसकी वजह यह है कि भारतीय मिलिट्री ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है तो जवाब भी भारतीय मिलिट्री को मिलना चाहिए, ना कि वहाँ के सिविलियंस को जवाब मिलना चाहिए। दूसरा, जो सिख कम्युनिटी है वो तो उसकी हमदर्दियाँ बहुत हद तक पाकिस्तान के साथ रहती हैं, या अगर जिनकी पाकिस्तान के साथ हमदर्दी नहीं भी रहती तो भी वो पाकिस्तान को कोई दुश्मन की नज़र से नहीं देखते। उसकी वजह यह है कि उनके बहुत सारे मजहबी मुकामात पाकिस्तान में है और जब वो यहाँ पे आते हैं तो पाकिस्तानी उन्हें खासा प्रोटोकॉल देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान कभी भी एक पूरी कम्युनिटी को अपना दुश्मन बनाने की गलती नहीं करेगा। अब ख़तरा एक और पैदा हो गया है कि भारत कहीं पे इंडियन पंजाब में कोई दहशतगर्दी का हमला करवा कर पाकिस्तान के खाते डाल के फिर से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना बना ले और उसके बहाने फिर से पाकिस्तान पर चढ़ ना दौड़े। नाज़रीन, जो कुल मिलाकर बात है वो अगर एक जुमले में बंद की जाए तो वो ये है कि भारत के तैयारे गिराना एक दिफाई अमल था, मिसाइल हमलों का जवाब देना अभी बाकी है। कुल मिलाकर ये बात है, भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करने की हिम्मत की है और पाकिस्तानियों को निशाना बनाया है। जो अब इंफॉर्मेशन आ रही है, DGISPR ने कंफर्म किया है 31 शहरी शहीद हो चुके हैं, जबकि 70 से ज़ायद 71 की तादाद में बताया जा रहा है कि लोग ज़ख्मी हैं, जिनमें कुछ लोग तो बहुत शदीद ज़ख्मी हैं क्योंकि ये मिसाइल का अटैक था, कोई छोटा मोटा अटैक नहीं हुआ था। अब तैयारे गिराना हमारा दिफाई हिकमत अमली थी, दिफाई नुक्ता नज़र से हमने ये किया, लेकिन मिसाइल हमलों का जवाब देना अभी बाकी है जो पाकिस्तान की सरजमीन की खिलाफ वर्जी की गई। नाज़रीन, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है दोनों अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दे रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये, क्योंकि ये दोनों एक पेज पे हैं, इस पर तो कोई दो राय नहीं है, ये मिलकर फैसले करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे हैरत होती है कि दोनों अलग अलग तरह के स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। ऐसा लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सियासी क़यादत से कोई और स्टेटमेंट दिलवाती है, फिर चेक करती है कि पब्लिक का रिएक्शन क्या आ रहा है और उस बुनियाद के ऊपर फिर वो अपना रिएक्शन देते हैं।
जैसा कि राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ा क्लियरली ये कहा और उनका ये स्टेटमेंट पूरे पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ है, और मुझे कुछ लोगों ने ये गिला भी किया कि आपने स्टेटमेंट के ऊपर एक ट्वीट कर दिया। मैंने कहा जी मैं क्यों ना करूं, राणा सनाउल्लाह साहब ने बात ही ऐसी की है। राणा साहब ने कहा कि जनाब बस लड़ाई खत्म, हमने ले लिया जो हमने बदला करना था, अब अगर इंडिया कुछ नहीं करेगा तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। भाई उन्होंने आपके यहाँ पे लाशें गिरा दी हैं, उन्होंने मसाजिद शहीद कर दी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आम निहत्ते शहरियों का खून बहा दिया है, और आप कह रहे हैं कि जनाब ये तो सरेंडर है एक तरह का। ख्वाजा आसिफ ने भी भारतीय मीडिया से, इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए ऐसी ही बात की है। और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने एक बोंगी और मार दी थी कि हमने बहुत सारे भारतीय फौजी जो है उन्हें पकड़ लिया। ना सिर्फ ख्वाजा आसिफ ने खुद ये जुमला कहा कि हमने जो भारतीय फौजी है उन्हें कैदी बना लिया है, बल्कि उन्होंने कुछ टाउट्स को भी ये जुमला बता दिया। अब मामला ये है कि पाकिस्तान में सहाफत का मेयार भी इतना गिर गया है कि जो चीज़ें रिपोर्ट हुई मैं आपको बताऊं तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। यानी ये सब कुछ पाकिस्तान के मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि सियालकोट से पाकिस्तान का बहुत बड़ा इलाका पाकिस्तान ने भारत का फतह कर लिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे 120 से ज़्यादा चेक पोस्टें पाकिस्तान ने फतह कर ली हैं, जबकि वो उन्होंने ये भी कहा कि जब चाहें कश्मीर का बड़ा हिस्सा हम आज़ाद करवा सकते हैं। दर्जनों भारतीय फौजी जंगी कैदी बनाए जा चुके हैं। ये आप अंदाज़ा करें कि इस किस्म की खबरें जो है वो टाउट्स चला रहे थे, ये सारी बाउंस हुई हैं। और ये खबरें किसने दी हैं? ख्वाजा आसिफ ने दी हैं, क्योंकि कैदी बनाने की बात भी ख्वाजा आसिफ ने की थी, ये बहुत बड़ी तादाद में तैयारे गिराने की बात भी ख्वाजा आसिफ ने की थी। अब ख्वाजा आसिफ साहब को बिठाया गया इंटरनेशनल मीडिया पे और उनका एक इंटरव्यू हुआ CNN पे। अब ख्वाजा साहब जो है वो मुंह उठा के किसी भी इंटरनेशनल टीवी चैनल पे चले जाते हैं। मेरे ख्याल में मैंने पहले भी कहा था कि इन्हां दे मुंह ते चिक्कू चाड़ो, ख्वाजा साहब का मुंह बंद करें, वरना ख्वाजा साहब तबाही फेर देंगे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की, पाकिस्तान के नुक्ता नज़र की। एक इंडिया का वज़ीर दिफा है, इंतहाई ज़ीरक और समझदार आदमी है, कोई आप उसके मुंह से गैर ज़रूरी बात नहीं सुनते। एक हमारा वज़ीर दिफा है, इसका मुंह ही बंद नहीं होता, कभी एक धमकी, कभी एक चीज़, कभी एटमी धमकी, कभी ये कभी वो। पाकिस्तान भाई एक जिम्मेदार रियासत है, एक ऐसे गैर जिम्मेदार और लाउबाली शख्स को उठाकर पाकिस्तान का वज़ीर दिफा बना दिया है, जिसे इस वक्त ये अंदाजा नहीं कि जंगी माहौल में क्या कहना है और क्या नहीं कहना। अब इंटरनेशनल मीडिया ने उससे जब पूछा ख्वाजा आसिफ से कि ख्वाजा साहब बताइए कि आपने ये क्लेम किया कि आपने 5 तैयारे भारत के मार गिराए, अब बताएं आपने कहां से मार गिराए और आपके पास क्या सबूत है? तो ख्वाजा साहब कहते हैं जनाब सोशल मीडिया पे मैंने देखा। यानी पाकिस्तान का और भारत का सोशल मीडिया जो है वो क्योंकि ये खबरें दे रहा था तो इसलिए मैंने भी दे दी। ये आपका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है। आप अंदाजा करें इस आदमी के इंटेलेक्ट लेवल का कि आपका वजीर दिफा ये कह रहा है CNN के ऊपर बैठ के, जो दुनिया का टॉप का न्यूज़ चैनल है, कि जनाब मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि कोई इंडियन तैयारे गिरे हैं। मुझे क्या पता कैसे गिरे, यानी कुछ शवाहिद नहीं दे रहा, कोई सबूत नहीं दे रहा। भाई आप इसके 100 जवाब और दे सकते थे। आप ये दे सकते थे कि भाई इंडियन टेरिटरी के हमने अंदर गिराए हैं, हमारे पास बाकायदा सिस्टम है जिससे हमने चेक कर लिए हैं, हमें बिल्कुल पता है अब जिनके तैयारे गिरे हैं आप उनसे कंफर्म करें कि तैयारे गिरे हैं। और वो मीडिया रिपोर्ट्स और चीजें सामने रखता, वो सोशल मीडिया का कह रहा है जी कि जनाब सोशल मीडिया ने कहा, और बाद में जान छुड़ाने के लिए मीडिया पे भी डाल रहा है। तो ये पाकिस्तान का वज़ीर दिफा, और मैं हैरान होता हूं कि इतना नॉन सीरियस आदमी के मीम्स, मुख्तलिफ किस्म की मीम्स, एक में दिखा रहे थे नरेंद्र मोदी साइकिल चला रहा है और उसके पीछे जो है वो जहाज़ों का मलबा पड़ा हुआ है, और लिख रहे हैं जनाब कि ये बेचने के लिए जा रहा है उधर नरेंद्र मोदी बिलालगंज में जहाज़ों का मलबा। अंदाज़ा करें ये वज़ीर दिफा है, ये संजीदगी का आलम है। और भाई पाकिस्तान में कैसी बेशर्मी है आपकी कि पाकिस्तान में 31 लाशें गिरी हैं पाकिस्तानियों की, 31 पाकिस्तानी शहीद किए हैं भारत ने, और आप वहाँ पे मीम्स बना रहे हैं। एक और मीम्स बनाया जनाब, वो भी चलाया ख्वाजा आसिफ साहब ने। मुझे तो हैरत होती है कि इस शख्स को वज़ीर दिफा बनाने वालों की अपनी दिमागी सलाहियत क्या है कि उन्होंने उठाकर इसको अपना बॉस बना लिया। यानी एक ऐसे आदमी को अपना बॉस बना लिया, इससे तो उनकी अपनी दिमागी हालत का मुझे शक हो रहा है कि पता नहीं उनकी क्या सूरत हाल है कि ऐसे अजीबोगरीब आदमी को, ऐसे नौसरबाज को उठा के उन्होंने अपना वज़ीर दिफा बना लिया। मैं तो हैरान हो रहा हूँ। और सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया जनाब कि वहाँ पे मुझे पता चला कि तैयारे कैसे तबाह हुए, और बाद में जनाब मीडिया पे डाल दिया। अब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, यहाँ एक से बढ़ के एक है, वो कौम को मुबारकबादें दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि चांदनी रात बना दी, अंधेरी रात को पाकिस्तान ने इंडियन तैयारों पे हमले करके, और कौम को बार बार 3 दफ़ा मुबारकबाद दी। मैं हैरान होता हूँ कि ये
आपके डैम्स के ऊपर दुश्मन जो है वो अटैक करके गया है। 9 मकामात पे उसने 26 मसाइल, उसने 24 मसाइल उसने दागे हैं। आपकी बहुत सारी मसाजिद जो है वो शहीद कर दी हैं। 31 शहरी शहीद हैं, 71 जो हैं वो अभी तक की इतला के मुताबिक जख्मी हैं। और पहले आपने कहा जी हम बदला लेंगे। जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है तो वहां पे ये कहते हैं जी हम बदला लेंगे, हमने लेना है बदला इंडिया से, और उसके लिए हमने फुल इख्तियारात दे दिए फौज को। और बाद में कहते हैं जनाब हमने ले लिया बदला, हो गया काम, सब ठीक हो गया, कौम को बहुत मुबारकबाद हो। आप कौम को बेवकूफ़ समझते हैं। कौम को पता है कि आप पे अमेरिका से दबाव आया है। अमेरिकन दबाव आने के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की पॉलिसी बदली है। पाकिस्तान इसका बदला लेना चाहता था, लेकिन जब लड़ाई चल रही थी उस वक्त अमेरिकन दबाव के ऊपर ये लड़ाई ऐसा लगता है कि रुक गई है। लड़ाई दोबारा भी शुरू हो सकती है, लेकिन भारत ने जो करना था वो किया है। उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जाफर एक्सप्रेस का बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, इंटेलिजेंस की बदतरीन फेलियर होती है, और ये आदमी बाद में ऑपरेशन के बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। अंदाजा करें आप, इतनी जानी नुकसान हो जाता है, इतना पाकिस्तानियों का नुकसान होता है, और ये उसके बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। इनको आदत पता कहां से पड़ी है? ये इलेक्शन हार गए थे 8 फरवरी 2024 को, और इन्हें जाली फॉर्म 47 पे जिताकर 9 तारीख को मुबारकबाद दी गई थी। ये उस वक्त से हर शिकस्त के ऊपर, हर हार और हर नाकामी के ऊपर मुबारकबाद देता है। यानी हर चीज को फॉर्म 47 की तरह देखते हैं। लेकिन ये रियल वर्ल्ड है, यहां रियल लड़ाई हो रही है। कोई लीडर वाली बात नहीं की, कोई तदब्बर वाली बात नहीं की। मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान साहब से जब हम मिले थे, इंडिया के साथ जब क्लैश हुआ था 2019 में, तो इमरान खान ने कहा था कि जेट हमारा भी गिर सकता था। ये लड़ाई है, नुकसान किसी का भी हो सकता है। हमें पूरी संजीदगी के साथ अपनी फौज के साथ खड़ा होना होगा हर हालात में। ये इमरान खान साहब ने 2019 में उस वक्त कहा था। आपका वजीर आजम जो है वो 31 शहरी शहीद करवाने के बाद विक्ट्री स्पीच दे रहा है, और आपका डीजी ISPR क्या कह रहा है, वो टोटल डिफरेंट स्टेटमेंट है। वजीर आजम मुबारकबाद दे रहा है, आपका जो वजीर इत्तलात है वो मुबारकबाद दे रहा है। राना सनाउल्लाह ने कहा जी हमारा बदला पूरा हो गया, अब हम लड़ने नहीं चाहते। ख्वाजा आसिफ ने सीज फायर की बात कर दी, जबकि आपके डीजी ISPR का स्टेटमेंट है कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा जी हम तो अभी हिसाब लेंगे, लड़ाई तो अभी जारी है, ये तो खत्म नहीं हुई, और इसका अभी हिसाब लेना पूरी कौम यही कह रही है। अब ये कैसे मुमकिन है कि डीजी ISPR कोई और बात करे और वजीर आजम कोई और बात करे? देखें, वजीर आजम की बात ही मुकद्दम होनी चाहिए ना। वजीर दिफा इज द बॉस। जब बॉस कह रहा है कि जनाब हम करने जा रहे हैं सीज फायर, तो फिर जो जूनियर ऑफिसर है डीजी ISPR वो कैसे कह सकता है कि हमने भी हिसाब लेना है? तो कोई एक पॉलिसी नहीं है, ये बाज़ाहिर दिखाई दे रहा है या दिखाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन ये है कि ये अवाम का गमो गुस्सा और रिएक्शन भी साथ साथ चेक कर रहे हैं कि अगर इस वक्त हम सीज फायर कर लेते हैं तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। यानी ये तो वही सिचुएशन होगी ना कि भारत आया, उसने अपनी मनमानी की, और आपने अपने दिफा में उनके 2-3 तैयारे गिरा दिए। अब 3 तैयारे कंफर्म किए भारत के मीडिया ने भी, और जो सबसे बड़ी खबर है वो बड़ी खबर ये है कि फ्रांस के एक इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने अपना नाम ना बताने की शर्त के ऊपर CNN को ये रिपोर्ट कर दिया है, अमेरिकन मीडिया को, कि जनाब हमारा एक रफाल तैयारा या एक राफेल तैयारा पाकिस्तान ने मार गिराया। बाकी जो नुकसान अगर कुछ और हुए हैं तो उसका अभी हम देख रहे हैं कि और मजीद नुकसान हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक राफेल तैयारा फ्रांस ने कंफर्म किया है। देखें, जिनका वो तैयारा होता है ना, उनके पास पूरा सिस्टम होता है, उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि उनका तैयारा कहाँ पे क्रैश हुआ, कहाँ पे उसे हिट किया गया और किस तरीके से उनका तैयारा गिरा। उनके पास उसका पूरा मैकेनिज्म और रिकॉर्ड मौजूद रहता है। तो अब जो फ्रांस है उसने ये कंफर्म कर दिया है कि एक तैयारा कम से कम राफेल पाकिस्तान ने गिराया है। भारत के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अब इस सिचुएशन से निकलना कैसे है? जो लेटेस्ट इत्तला आई रात गए वो ये आई कि कुछ मिसाइल दागे गए हैं भारत की तरफ से गुजरांवाला पे, और उनमें से 3 मिसाइल मिस फायर हुए हैं, वो नहीं लग सके या उन्हें नाकाम बनाया गया है, और एक मिसाइल जो है उसमें धमाका हुआ है। गुजरांवाला के शहरी ये कह रहे थे कि 2 धमाकों की हमने आवाज सुनी है। अब ये सिचुएशन है। मैं नाज़रीन कुछ सहाफ़ियों का और इसहाक डार साहब का, इन लोगों का मैं हैरान हो रहा था। वज़ीर आज़म ने भी कहा कि हमने तहम्मुल का मुज़ाहरा ना किया होता तो हम बहुत नुकसान कर देते। हमें तो 10 बजे से पता था कि ये अटैक होने जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। तो मामला ये है कि अगर आपको 10 बजे से पता था कि ये अटैक होने जा रहा है तो अटैक होने से पहले रोकना था ना भाई।
अगर आपको ये पहले से पता था कि अटैक भारत करने आ रहा है, तो ये 31 लोगों की शहादतों के लिए फिर भारत तो नहीं, फिर तो आप रिस्पॉन्सिबल हुए। जिनको पता था कि सामने से दुश्मन आ रहा है वो आज मारेगा, 10 बजे आपने क्लेम किया कि आपको पता था, अब आप कौम के मुजरिम हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप रोक क्यों नहीं पाए, आपको रोकना चाहिए था। यह कैसे हो सकता है कि आपको पहले से पता हो और उनके जहाज उड़े भी, वो आए भी, और उसके बाद वो दूर से मारे भी मिसाइल, और वो आगे अपने टारगेट को हिट भी कर लें और बाद में वो अनाउंसमेंट भी कर लें। तो आपको अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करके इन मिसाइलों को तबाह करना चाहिए था, या इन तैयारों को मिसाइल छोड़ने से पहले तबाह करना चाहिए था, ताकि पाकिस्तान का नुकसान ना होता। ये तो एक तरह का एतराफ़ जुर्म है जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और पाकिस्तान का जो नायब वज़ीर आज़म है इसहाक डार, ये दोनों जो कर रहे हैं, ये एक तरह का एतराफ़ जुर्म है। और कहते हैं जी हमने कहा था तहम्मुल का मुजाहरा करे फौज, वरना हम 5 की जगह 15 तैयारे गिरा देते। तो भाई गिरा देते, आपके पुप्पी के पुत्र थे, वो आपको गिरा देने चाहिए थे। जो आप पे अटैक कर रहा है, आप उसको नहीं मारेंगे तो और क्या करेंगे? आपको डी चौक में पाकिस्तानियों में तो तरस नहीं आया, वहां पे तो आपने नहीं कहा कि तहम्मुल का मुजाहरा करें। 9 मई के बाद बहुत सारे और लोग भी हैं आजकल तहम्मुल का मुजाहरा करने की बात कर रहे हैं। जब कोर कमांडर हाउस के ऊपर एक अटैक हो गया था और वहां पे एक मामूली आग लग के थोड़ी सी तोड़फोड़ हो गई थी, तो उसको एक सानिया बना दिया गया। वहां पे लोगों के विजिट करवाए गए, यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, कॉलेजेस आ रहे हैं, फनकार जा रहे हैं, लोग वहां पे रोते थे, बिलक बिलक के रोते थे, अपनी वीडियोस बनाते थे, मुंह से झाग निकलती थी एंकर्स के, बहुत गुस्से में रहते थे। कई दानिश्वर ऐसे थे जो तत्ते तवे में बैठे हुए थे, उछल उछल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लत्ते लेते थे। आज वो सारे जो है वो तहम्मुल का दर्स दे रहे हैं। क्यों? सामने वाले के पास बंदूक है इसलिए। भाई आज सामने वाले के साथ आपका मुकाबला है और बराबर का टक्कर का मुकाबला है, तो यहां पे पूरा मुकाबला करना चाहिए। जो गुस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिखाया गया है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो इंडिया के खिलाफ जरूर दिखाया जाना चाहिए। DGISPR ने कहा कि खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे, नाहक खून के एक आखिरी कतरे तक का हिसाब लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह हिसाब लिया जाएगा। अब नाज़रीन, बिलावल को बताते ही कुछ नहीं है बेचारे को। वो बेचारा असेंबली में खड़ा होकर अग्रेसिव तकरीर कर रहा है, वो जमीन आसमान के कलाबे मिला रहा है कि इंज कर देंगे तो उंज कर देंगे। अब बिलावल जरदारी को इस काम पे लगा के बाहर जाके खुद सीज फायर की बात कर दी। भाई बिलावल जरदारी को एतमाद में तो ले लें कि भाई हम लड़ाई की बात नहीं करना चाह रहे, हम तो किसी और तरफ जा रहे हैं। बिलावल कोई और बात कर रहा है, DGISPR कोई और बात कर रहा है, वजीर आजम कोई और बात कर रहा है, वजीर दिफा कोई और बात कर रहा है, आपके राणा सनाउल्लाह साहब कुछ और कह रहे हैं। हर बंदे ने अपनी एक अलग राग लाप रहा है, एक अलग लाइन पकड़ी हुई है, सारे अपनी अपनी लाइन के ऊपर चल रहे हैं। पाकिस्तान को कंफ्यूज करके इन्होंने रख दिया है इस सूरत हाल में, जब सारे पाकिस्तान को यकजा होकर काम करना चाहिए। वजीर आजम ने एक और बहुत बड़ी बात की। वजीर आजम ने इमरान खान साहब से कहा, PTI से कहा, जनाब मैं दावत देता हूँ आओ सारे इकट्ठे हो जाते हैं। यानी PTI से कहता हूँ कि आए पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हो जाएं, मुल्क को अजीम बनाएं। वक्त एक दूसरे पर तनकीद का नहीं, यकजहती का है। इससे ज़्यादा शानदार मौका नहीं हो सकता। अपोजिशन के चैम्बर में जाने के लिए तैयार हूँ। शहबाज शरीफ की पेशकश तहरीक इंसाफ का खैर मकदम। लेकिन बात यह है कि पेशकश तो की है, वो उधर अडयाला जेल के अंदर पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर बैठा हुआ है। उसकी बहनों से तो उसको मिलने नहीं देते आप, उसके रिश्तेदारों से तो उसको मिलने नहीं देते आप। अब उसकी पॉलिटिकल पार्टी की क़यादत आज जा रही है, अली अमीन गंडापुर ने जाना है और शाहिद खटक और सुहेल अफरीदी भी साथ जा रहे हैं। तो गंडापुर साहब इन दोनों को साथ इसलिए भी लेकर जाना चाहते हैं कि गंडापुर साहब नहीं चाहते कि ये अलग में इमरान खान को मिले, क्योंकि ये नौजवान अंदर से भरे हुए हैं, ये बहुत सारी बातें करना चाहते हैं इमरान खान साहब से, लेकिन गंडापुर साहब की मौजूदगी में शायद ये नहीं कर सकेंगे। और गंडापुर साहब को ये फन भी आता है कि वो इमरान खान साहब से इनकी मौजूदगी में अपने हक में गवाहियां भी दिलवाएंगे। बताओ भाई ये चक्कर वहां चलना है कल, ये मुझे पता है आज के दिन में। लेकिन गंडापुर साहब की आज मुलाकात होती है नहीं होती, ये एक अलग चीज़ है। और जेल से क्या खबर बाहर आती है ये भी हमें पता चल जाएगा। खबरें तो सारी आ ही जाएंगी, कोई खबर कभी रुकती नहीं है। लेकिन गुज़िश्ता रात बड़ी खौफनाक थी। कुछ मिसाइल जो हैं वो रिपोर्ट ज़रूर हुए कि वो चलाए गए हैं, लेकिन कोई बड़ा नुकसान जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। एक और खबर जो बड़ी आई है वो ये आई है कि पाकिस्तान के DGISI, जो अब वफाकी काबीना का हिस्सा भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं शहबाज शरीफ के, आसिम मलिक साहब, उनकी अजीत दवल से उनका रब्ता हुआ है, जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है नरेंद्र मोदी के। और इनके दरमियान में बातचीत क्या हुई है इसके बारे में अभी नहीं पता, लेकिन बातचीत हुई है। पाकिस्तानियों को एक बात बताई गई थी नाज़रीन, और ये दावा किया गया था बार बार, मोहम्मद मालिक साहब ने भी किया, कुछ और सहाफ़ियों ने किया। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने राब्ते कर करके सहाफ़ियों को कहा था कि हमने 8 हदफ इंडिया के लॉक किए हुए हैं। अगर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर कोई मिसाइल दागा
तो हम सोचे समझे बगैर उन 8 अहदाफ को निशाना बनाएंगे, जिनमें से कुछ डैम्स भी हैं। अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं, पाकिस्तान ने इस किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। इस तरह की कार्रवाई से पाकिस्तान को किसने रोका? तो एक ही जवाब है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको यकीन दिला दिया है कि अब हम, अगर इंडिया हमला नहीं करेगा तो हम भी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, तो हमारी तरफ से सीज फायर है। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने ओपनली ये बात कह दी है। राणा साहब वैसे इस बारे में मशहूर हैं कि जो बात बाकी लोग नहीं कह पाते, राणा साहब कई दफ़ा वो बात कह देते हैं। अब मामला ये है कि इस तरह तो भारत को आदत पड़ जाएगी, वो हर चौथे दिन कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया करेगा और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल फेंक दिया करेगा, चंद दर्जन मिसाइल और फेंक देगा, फिर और फेंक देगा, और आहिस्ता आहिस्ता उसको वैसे ही आदत हो जाएगी जैसे पाकिस्तान में ड्रोन हमले एक दौर में अमेरिका किया करता था। और अभी जो गुजरांवाला वाले हमले के हवाले से कुछ इत्तला ये भी है कि वहाँ पे जो मिसाइल मारे गए हैं या जो हमला किया गया है उसमें ड्रोन इस्तेमाल किया गया है, और कुछ इत्तलात के मुताबिक उस ड्रोन को पाकिस्तानी फोर्सेस ने तबाह भी कर दिया है। तो नाज़रीन, कुल मिलाकर जो बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तानी अब भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पाकिस्तान जो है वो अपनी जवाबी कार्रवाई करेगा भारत के खिलाफ। पाकिस्तान ने अपना दिफा अच्छा किया है और इंडिया ने कन्फर्मेशन भी दी है, फ्रांस ने भी कन्फर्मेशन दी है कि कम से कम एक राफेल तैयारा गिरा है। नरेंद्र मोदी के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है, वो इस शर्मिंदगी और खिफ़त को कैसे मिटाता है ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कब करेगा, और वो जो 8 जगहों पे पाकिस्तान ने कहा था कि हमने निशाना बनाना है और जो पानी हमारे रोके गए हैं उनको हमने खोलना है, उस हवाले से पाकिस्तान कब एक्टिविटी करता है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।